हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हमारे साथ हैं कृष्ण, जिन्होंने रिसेंट में गेट 2024 में AER-7 सिक्योर किया है। वेलकम कृष्ण। थैंक यू सर। ये हम लोगों के लिए एक काफी प्राउड मोमेंट भी है और कृष्ण के लिए एक बहुत खुशी का मोमेंट भी है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो साल भर इसीलिए मेहनत करते हैं कि वो गेट में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अपना करियर अच्छा बना सकें। आज हमारे साथ कृष्ण है। तो इससे पहले कि हम लोग कृष्ण से बातचीत चालू करें, मैं कुछ मैसेज सारे एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूँ। जो भी एस्पिरेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये जो हम लोगों का टॉक है कृष्ण के साथ, ये काफी उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये आपको बहुत सारी जानकारी देगा कि आपको अपना प्रिपरेशन कैसे करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और क्या आपके साथ आपको चैलेंजेस फेस होंगी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एस्पिरेंट करंट में प्रिपेयर कर भी रहे हैं या जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर में प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो इस इंटरव्यू को लास्ट तक ध्यान से सुने। आपको काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें कृष्ण जी बताने वाले हैं। कृष्ण, मैं स्टार्ट करता हूँ। जरा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए, और पहले तो आप ये बताइए कि अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कैसा लग रहा है आफ्टर सिक्योरिंग दिस रैंक। अभी तो सर मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा खुश हूँ। मैं नॉर्मल हूँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है। सो अभी आपकी फैमिली में क्या आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आपका रैंक आ गया, तो क्या रिएक्शन था उनका? ये सर मेरी मम्मा मेरे साथ ही रहते हैं, तो सबसे पहले मैं तो सो रहा था जब रिजल्ट आया था। तभी मैंने देखा तो मम्मी को बताया, तो वो बहुत खुश हुए। बाकी सब खुश हैं सर। राइट, राइट। काफी प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए भी कि जब स्टूडेंट रैंक अचीव करते हैं, जब आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है कि जिसके लिए आदमी साल भर मेहनत करता है, एंड देन वो मोमेंट आता है कि जब वो उसको सेलिब्रेट कर सकता है। कृष्ण, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें आप ये बताइए कि आपके दिमाग में कब आया कि नहीं, अब गेट का तैयारी करना चाहिए, यहाँ से आप बताइए। सर गेट का तैयारी तो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया ना, तो मेरा IIT जेई निकल नहीं पाया था। तो मैंने तभी सोच लिया था कि मेरे को IIT जाना है। तो भी IIT जेई तो हुआ नहीं, तो और कैसे जा सकते हैं। तो मेरे माइंड में फर्स्ट ईयर में ही आ गया था कि गेट के थ्रू हम IIT जा सकते हैं। तो माइंड में मेरे फर्स्ट ईयर में ही आ गया था, बट मैंने प्रिपरेशन मेरी फाइनल ईयर में स्टार्ट की थी, जो सीरियस प्रिपरेशन होती है। फिर मैंने मेरा सर फर्स्ट अटेम्प्ट फोर्थ ईयर में दिया 2022 में। उसमें भी मेरी मैकेनिकल में रैंक आई थी अराउंड 1300, और एक्सी में अराउंड 399 रैंक थी सर। 399 जब आप किस ईयर में थे कॉलेज में? फाइनल ईयर सर 2022। 2022 में आपका रैंक ऑलरेडी आ चुका है, 300 समथिंग। 399 इन एक्सी। 19 इन एक्सी एंड 1300 इन मैकेनिकल। इन ओके। मैकेनिकल, यस हाँ। सर। फिर देन सर, आपने, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। यस सर, उसके बाद सर मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई थी प्राइवेट कंपनी में। एंड करेंटली मैंने जॉब के साथ ही ये मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2024 में। इसमें मेरी एक्सी में ऑल इंडिया रैंक 7 आई है, एंड मैकेनिकल में 886 रैंक है। राइट। एक जो मुझे इंफॉर्मेशन ये मिल पा रही है कि आपका फाइनल ईयर में रैंक आया, लेकिन आप उस समय हायर स्टडीज या एमटेक एमएस के लिए नहीं गए, और आपने कॉलेज से प्लेसमेंट लिया, और फिर अभी आप राइट, अभी आप करंट में जॉब में हैं। यस सर। बहुत बार ना ये क्वेश्चन मेरे पास काफी बच्चों से आता है कि सर हम जॉब कर रहे हैं, गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, हम कॉलेज गोइंग है, समय नहीं मिलता। तो थोड़ा सा आप उन बच्चों के लिए आप अपना शेड्यूल अगर उनको बता पाएं कि आपने कैसे प्रिपेयर किया और कैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं, देन दैट वुड बी ग्रेट। यस सर। सर बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अगर हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे गेट की, तो हमें 8 to 9 मंथ तो डेडिकेटली उसको देना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं तो जॉब के साथ कर रहा था, बट जो मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टेज था ना, वो मेरा कॉलेज फाइनल ईयर था। जो मेरे कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक्स, वो सारे मैंने उसमें कवर कर लिए थे। तो अभी जॉब के साथ मैंने बस क्या किया, उनको ब्रश अप किया है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो जॉब के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपने एक बार अच्छे से सब कुछ पढ़ रखा है, देन यू कैन मैनेज विद जॉब। तो वो आसान हो जाता है। तो आप जॉब में, मतलब मैं ये चाहता हूँ, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि आपका वीकेंड में क्या शेड्यूल होता था और वीक डेज में क्या शेड्यूल होता था।
यस सर, तो वीकडेज में तो मेरी जॉब, मैं यहाँ से 8 बजे निकलता था सुबह, और शाम को 7:30 8 o'clock वापस आता था सर मैं। तो उसके बाद खाना वाना खा के मैं वीकडेज में अराउंड 2 to 3 आवर्स ही दे पाता था। ओके 2 to 3 आवर्स, एंड वीकेंड मेरा ऑफ रहता था सर, सैटरडे संडे। उसमें मैं निकाल लेता था सर अराउंड 8 9 आवर्स ओके। पढ़ाई के लिए। तो उससे आपका मैनेज हो गया ये सारा, की और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कोई करना पड़ा? नहीं सर, हो गया सर उससे मैंने, वही अगेन क्योंकि मैंने फाइनल ईयर में मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे कर लिए थे, उस वजह से हो गया सर। ओके ओके ओके। सो एक इस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि जैसे कोई बच्चा, ये बहुत बार एक क्वेश्चन उठता है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करते हैं। तो आप कुछ कुछ चीजों पे आप अपनी राय दीजिए कि एक तो कहाँ से, जैसे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है? यस सर। सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप किसी एक अच्छे एजुकेटर को फॉलो करें, जो बिल्कुल बेसिक से आपको सब कुछ पढ़ाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको ओनली गेट पे फोकस नहीं करना है कि गेट के PYQs हो जाएं। आपको इनिशियली अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, और जो भी आपका एजुकेटर है आपको पढ़ा रहा है उसको डेडिकेटली आप फॉलो कीजिए। जैसे मैंने, जब मैं फाइनल ईयर में था, मैंने बस आपको फॉलो किया और मैथ्स के लिए उमा सर को फॉलो किया। तो आपके जो DPPs हैं और जो आप क्वेश्चंस देते हो, वो मतलब गेट के लेवल से बहुत ऊपर है। तो जब भी कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो भूल जाएं गेट के PYQ को। तो अच्छे से जो भी एजुकेटर आपको DPPs दे रहा है, जो भी वो पढ़ा रहे हैं, उस पर ट्रस्ट करके उसको अच्छे से फॉलो करें, उसको जितना अच्छे से आप कर सकते हो करें। फर्स्ट स्टेप यही रहता है सर। एंड देन मतलब बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना करना पड़ेगा, या एक क्वेश्चन ये बहुत ये आप बच्चों को बताइए कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर सब्जेक्ट में जैसे मान लो अभी साल का शुरुआत हुआ, आपने थर्मो कर लिया, फ्लूइड कर लिया, फिर आप उसको रिटेन कैसे रखते थे कि एक पेपर तो 8 10 महीने बाद है, तो आप कैसे उसको रिटेन करते थे? यस सर। जैसे मान लो आपने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया 1 2 महीने में, तो अभी आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट तो स्टार्ट करना ही है। उसके साथ में क्या करना है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, उसके सब्जेक्ट लेवल टेस्ट आप दे सकते हो, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट में कहाँ पे स्टैंड करते हो। दिस इज वन पार्ट। सेकेंड इज कि आप एक शेड्यूल बना लो कि नया सब्जेक्ट भी चलेगा, और साथ में 1 2 आवर में, जैसे मेरी TD कंप्लीट हो गई तो उसके मैं क्लास के क्वेश्चन ही करूंगा। क्योंकि क्लास के क्वेश्चन को हम ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेली 1 2 आवर अपने प्रीवियस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बस। दिन के 1 या 2 क्वेश्चन कर लो, 2 3 क्वेश्चन कर लो, इससे हम टच में रहेंगे। तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं, रैदर देन इधर उधर टेक्स्ट बुक ज्यादा यस। खंगालने के, आप उस उसमें। कॉन्टेक्ट जो आपका कंटेंट है आप उसको पहले मास्टर करो, एंड देन आप उसके बाद जो है किसी और चीज पे ध्यान दो, यही आप यस। कहना चाहते यस सर, हैं? यस मैं सर। ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो टेस्ट सीरीज है कब स्टार्ट करने चाहिए, और आपकी जो सक्सेस जर्नी है उसमें टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है? सर टेस्ट सीरीज में 2 मेन पार्ट हैं, एक तो सब्जेक्ट लेवल टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट। तो सब्जेक्ट लेवल टेस्ट तो आप जैसे ही आपका कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है या 2 3 सब्जेक्ट होते हैं, आप तभी स्टार्ट कर सकते हो। लाइक मई जून जुलाई के अराउंड आप टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो। वो जस्ट ये चेक करने के लिए कि आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हो उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, बस उसका यही एक आउटकम होता है। और जो फाइनल, जो हमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है, उसमें मतलब इतना मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि मतलब सबसे पहले आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो ना, जो भी आपको शीट प्रोवाइडेड होती है और जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। जैसे आपके केस में तो आपकी DPPs ही सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होते थे, तो हमें और कहीं जाने की नीड ही नहीं पड़ती थी। तो कैंडिडेट को, जैसे मैंने ये किया कि उसको अच्छे से कर लो, फिर टेस्ट सीरीज को जस्ट आप इस वे में लो कि मैं मेरी एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव कर सकूं, मैं उसके इंटरफेस से मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाए कैसे है। तो मैंने ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया, अराउंड मैंने 4 to 5 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब। ओके, सो आपका कहने का मतलब है कि अगर क्लास में आप क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, देन आपको टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने बहुत ज़्यादा, की बिल्कुल नहीं। बात नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉलेज से, आपका कौन सा कॉलेज था? सर किस मेरा YMCA फरीदाबाद से।
YMCA फिर अच्छा, वो तो अच्छा है, एक अच्छा कॉलेज है। बहुत यस बार सर। बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कॉलेज प्लेसमेंट के लिए जाएं या फिर हायर स्टडीज के लिए जाएं। अब मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि पहले आपने कॉलेज प्लेसमेंट को ऑप्ट किया, कॉलेज यस सर। प्लेसमेंट लेने के बाद तो आप वहां भी आपको एक्सपीरियंस है, लगभग आप 1 साल से वहां पे होगे, और यस सर। अब आप हायर स्टडीज जा रहे हो, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मतलब कॉलेज प्लेसमेंट वहां जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं थे, या मतलब क्या आपको ऐसा प्रोस्पेक्ट लगा फ्यूचर के लिए जिसमें आपने ये प्लान किया कि नहीं चलो यार गेट देते हैं और फिर से हायर स्टडीज या के लिए सोचते हैं? यस सर। तो सर मतलब जब मैं 22 में प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं डेडिकेटली गेट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा था। बट जैसे ही जनवरी का मंथ आया, तो थोड़ा बैक इन द माइंड ये रहता है कि क्योंकि घर की फाइनेंशियल ईयर कंडीशन भी थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो एक जॉब होनी चाहिए, ऐसे माइंड में था। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, तो और आपका मन भी है हायर स्टडी करने का, तो नो डाउट मैं तो यही कहूँगा, मैंने जो गलती की है वो आप मत करना। मतलब आप हायर स्टडी जाओ, वो बहुत अच्छा है। राइट। सो अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं? मतलब आप एमटेक ट्राई करेंगे? आई आई होप कि आपकी रैंक के साथ आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। सो अभी आपका बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है कि आप कैसे कोर्सेस ऑप्ट करने वाले हैं? सर मेरा आई मैं ट्राई करूंगा सर, मेरे को आईएससी बैंगलोर में एम मैकेनिकल से मिल जाए, या सीडीएस तो आई थिंक नहीं मिलेगा एक्सी से। मैं थोड़ा सर्च कर रहा था, मन मेरा सीडीएस का था आईएससी में। हम्म, तो अभी मेरा प्लान है, या तो मेरे को आईएससी में अच्छी ब्रांच जैसे मैकेनिकल मिल जाए, या मिल जाएगा। आईटी, या क्योंकि आईटी लास्ट बो यस सर। लास्ट ईयर अपने ही एक स्टूडेंट थे, आर्या, ही गॉट आर्या गोनकर, ही गॉट AER 25 एंड राइट नाउ ही इज परस्यूइंग एमटेक फ्रॉम ISC। तो ओके। ISC तो मिल जाएगा। और और सर एक, आपके यस सर, और सर मेरा प्लान ये भी है कि अगर मेरे को आईआईटी बॉम्बे का IEOR मिल जाए, वो भी हम्म, अच्छा है, उसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। और हम्म, आईआईटी बॉम्बे डिज़ाइन, मैं इन सब में ट्राई करूंगा सर। ओके। और कोई मैसेज ऐसा है जो आप बच्चों को देना चाहें? सर मैसेज बस यही है कि आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है उसको थोरोली आप स्टडी करो। बाकी जगह जगह भटकने की बिल्कुल नीड नहीं है। और और एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने थर्मो कंप्लीट किया या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया ना, तो जस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट होते ही आप PYQ के पीछे मत भागो, क्योंकि वो आपको ना एक शूडो लेवल कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ मेरे को सब कुछ आता है। मैंने ये किया था कि आप सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको अच्छे से करो, कुछ मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो, उसके बाद आप लास्ट में जाके PYQ को करो। PYQ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ओके। अच्छा, एक चीज मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि मैथ एक बहुत जो है ना क्रूशियल प्ले करता है, क्योंकि एक तो डायरेक्ट 15 मार्क्स, प्लस हर यस। सब्जेक्ट का जो हर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसका बेस मैथमेटिक्स। तो आपने मैथ्स को कैसे अप्रोच किया, कौन से एजुकेटर को फॉलो किया, और क्या क्या आपका स्ट्रेटजी रहा, अगर आप बच्चों के साथ शेयर कर पाए तो? यस सर, सर मैथ के लिए मैंने उमा सर को फॉलो किया था डेडिकेटली, और मैंने कहीं से मैथ नहीं पढ़ा। तो उमा सर की डिटेल क्लासेस होती हैं, वो क्लास में ही इतने क्वेश्चन करा देते हैं, अगर आप उसको 2-3 बार कर लो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सर उनका गेट एक्सी का एक स्पेशल कोर्स आया था 22 के टाइम पे, मैंने सर उसको फॉलो किया था। बट अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मेरे गेट एक्सी में मैथ्स में 7 to 8 मार्क्स ही आ पाए, ज़्यादा मैं स्कोर नहीं कर पाया। ओके, ओके। जो गेट एक्सी का जो मैथमेटिक्स होता है वो होता भी ऐसा है कि उसमें बहुत सारे टॉपिक MSc लेवल के हैं, तो एकदम से आप क्लिक नहीं करता ये, राइट सर। नहीं करते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा, लेकिन जरूरत भी नहीं है कि इट्स इट्स अ रिलेटिव थिंग ना, कि अगर आप 7-8 नंबर भी स्कोर कर रहे हो देन इट्स ओके। ME के लिए भी सेम स्ट्रेटजी है? ME के लिए कोई अलग स्ट्रेटजी है? सर मैंने एक्सेस कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं ली एमई और एक्सी के लिए। मतलब ओके। आप अगर एमई को ही अच्छे से करते हो, और आपके पास अगर टाइम बचता है कि आप एक्सी के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का आपके पास अगर टाइम है, तो ही आप उनको करें। जैसे मेरे केस में मैंने फ्लूइड के एक्स्ट्रा टॉपिक्स में कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो मैंने सोचा कि जो मैंने कर लिया मैं उसको ही अच्छे से कर लेता हूँ। तो इस वजह से जो एक क्वेश्चन आया था रिनोल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम पे, और एक थिन फ्लो पे क्वेश्चन आया था, ये सिंपल क्वेश्चन थे बट मैंने पढ़ा नहीं था तो मेरे रह गए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार उसको टच करके जाओ, बट अगर नहीं है तो जो आपका हो गया उस पे कमांड अच्छे से रखो, वो ओके। ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगा। आपने कौन सा 2 पेपर ऑप्ट किया था एक्सी में? सर मैंने थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके। मतलब मैं ओपन था सर,
कि अगर सोम मेरे को इजी लगेगी तो मैं सोम अटेम्प्ट कर लूंगा, तीनों प्रिपेयर्ड थे। फिर मैंने देखा मेरे को ये दोनों इजी लगे तो ये दोनों भी सर। ठीक है, तो आप ये मतलब स्ट्रेटजी सजेस्ट करते हैं कि आप तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, थर्मो, यस एफएम और सोम, और वहां पे जाके आप डिसाइड करो कि आपको इन तीन में से कौन सा दो जाना है, यस या आप पहले से ही डेफिनेटली। डिसाइड कर लो और उन्हीं को प्रिपेयर करो, नहीं विच नहीं, वन? पहले से बिल्कुल डिसाइड नहीं करना, क्योंकि आपको सोम भी अच्छे से पढ़नी है मैकेनिकल के लिए, तो आप तीनों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि कई बार हो जाता है कि सॉलिड मैकेनिक्स बहुत इजी आ जाती है। इस साल थोड़ी सी टफर साइड बता रहे हैं, इस साइड फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत आसान आ गई थी। तो अगर आप माइंड में ये कर देते कि मेरे को बस सॉलिड मैकेनिक्स एंड थर्मो करनी है, तो आप पीछे रह जाते। तो आप तीनों को प्रिपेयर करो और एग्जाम में डिसाइड करो कि आपको कौन सा करना है, दैट विल बी बेटर। एनीथिंग एल्स कृष्ण यू वुड लाइक टू ऐड? सर बस मैं यही कहूँगा कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मतलब ये जो हमारी फेज है ना, ये इजी तो नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, मोटिवेशन भी आपका लो होगा, बट आपको अपने जो भी एजुकेटर हैं उन पे ट्रस्ट रखना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है, जो भी वो आपको बता रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो करना है, और अपने आप को मतलब इवेलुएट करना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। वो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हो, और बाकी टेंशन लेनी नहीं है, हो जाएगा अच्छे से अगर सब अच्छे से पढ़ोगे तो। तो ये जो है ये काफी प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, अन अकेडमी के लिए और कृष्ण के लिए, कि फाइनली जो उनका एक एफर्ट था, वो प्रिपरेशन कर रहे थे, वो बहुत अच्छी रैंक लेके आए। सो इट्स एन रियली प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर कृष्ण, फॉर अन अकेडमी, फॉर मी। और आई होप कि ये जो कन्वर्सेशन हम लोगों का रहा है, इससे जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको काफी बेनिफिट होगा, वो काफी उनको अपना प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाने में काफी सारी हेल्प मिलेगी। सो इस होप के साथ कि कृष्ण हम लोग जल्दी ही मिलेंगे और आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे, बट सिंस बिकॉज ऑफ टाइम अभी हम लोगों को यहीं पे रुकना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली वी विल डू सम स्ट्रेटजी सेशन विद यू, ताकि जो फ्यूचर में आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। श्योर सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर। Unacademy. Let's crack it.